नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में एक बार फिर कोविड संक्रमितों के केसों में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। 24 घंटे में कोविड केसों का आंकड़ा तेजी से बढ़ गया है। 24 घंटे में 259 नए केस आए हैं, जो 6 महीने बाद के अब तक के सबसे ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा नैनीताल में 91 केस, देहरादून में 77 और हरिद्वार में 15 नए मामले सामने आए हैं। नैनीताल में शनिवार को 85 बच्चों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। रविवार को जिला प्रशासन ने स्कूल का निरीक्षण किया और मेडिकल की एक टीम को स्कूल में तैनात किया है। साथ ही एक एम्बुलेंस की भी तैनाती स्कूल में की गई है। प्रशासन ने कोविड नेगेटिव 325 छात्रों को घर भेज दिया है। एसडीएम ने बताया कि घर भेजे गए छात्रों से भी लगातार संपर्क किया जाएगा। आपको बता दें कि सियालबाड़ी जवाहर नवोदय विद्यालय में अब तक 96 बच्चे और स्कूल स्टाफ कोविड पॉजिटिव पाया जा चुका है। तो कोरोना लगातार बढ़ रहा है, आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर धामी और रुड़की के झबरेड़ा विधानसभा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कृषि मेला के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने 51 करोड़ की 34 योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया। वहीं सीएम ने झबरेड़ा विधानसभा में कई घोषणा भी की, जिसमें ग्राम पनियाला में मिनी स्टेडियम, झबरेड़ा में मिनी फायर स्टेशन, पुहाना में झबरेड़ा गुरुकुल मार्ग का नाम अम्बेडकर पर रखने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2022 में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। यहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से आज हम लोगों ने बहुत सारी योजनाओं का, सैकड़ों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है और भविष्य के लिए बहुत सारी घोषणाएं भी की है। यहाँ पर ज़रूरतमंद के सड़कों की, हमारे स्टेडियम्स की और गलियों की, नालियों की, जैसी ज़रूरत है जहाँ पर पार्किंग की, साथ में लाइब्रेरी की, सभी जो भी घोषणाएं हमने की है। प्रेस क्लब की, आप सब लोगों के लिए प्रेस क्लब की भी घोषणा की है। जल्दी ही इसके सबके शासनादेश निकलेंगे और ये मुद्राएं धरातल पर उतरेंगे। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा बाजपुर के बाद गदरपुर विधानसभा के गुलरभोज पहुंची, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सह प्रभारी लॉकेट चटर्जी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता भी ली। स्थानीय रामलीला मैदान में हुई सभा में लॉकेट चटर्जी, आरपी सिंह और अजय भट्ट ने संबोधित भी किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का कायाकल्प किया है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में माहौल है और फिर से भारी बहुमत से बीजेपी की ही सरकार बनने जा रही है। उधर कांग्रेस 15 जनवरी तक उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। कल दिल्ली में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होनी है, जिसमें कैंडिडेट्स के नाम पर फाइनल मोहर लगवाने की संभावना जताई जा रही है। बताया ये जा रहा है कि कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा बनाई गई लिस्ट में 40 नामों पर सहमति भी बन गई है। कांग्रेस ने राजस्थान, हिमाचल और दिल्ली के अपने 140 नेताओं को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में ऑब्जर्वर और कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। प्रत्येक विधानसभा में एक ऑब्जर्वर और एक कोऑर्डिनेटर तैनात रहेगा, जो चुनाव संपन्न होने तक चुनाव का पूरा मैनेजमेंट संभालेंगे। ये सभी लोग आचार संहिता लागू होने के बाद संबंधित विधानसभाओं में मोर्चा संभालेंगे। कांग्रेस पार्टी ने, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हर विधानसभा क्षेत्र में 2-2 ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। एक ऑब्जर्वर और उसके साथ एक कोऑर्डिनेटर लगाया है, जो चुनाव की पूरी व्यवस्था देखेंगे। अभी 2-3 दिन पहले इनकी घोषणा हुई है और जल्दी ही ये, जैसे ही चुनाव की आचार संहिता लगती है, चुनाव का कार्यक्रम घोषित होता है, तो सारे ऑब्जर्वर अपने अपने जिलों में चले जाएंगे और वो चुनाव की पूरी चुनाव संपन्न होने तक वो लोग उस क्षेत्र में रहेंगे। विधानसभा वार 2-2 व्यक्तियों की नियुक्ति हुई है। एक ऑब्जर्वर की भूमिका में रहेगा, एक कोऑर्डिनेटर की भूमिका में रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल देहरादून आएंगे, जहां के परेड ग्राउंड में केजरीवाल एक रैली को संबोधित करेंगे। केजरीवाल सुबह 10:30 बजे जोली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद 11:30 बजे बीजापुर गेस्ट हाउस में मीटिंग करेंगे और 2 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। साल 2022 की सबसे पहली चुनावी रैली आम आदमी पार्टी की होने जा रही है। अरविंद केजरीवाल की रैली को सफल बनाने के लिए आप कार्यकर्ताओं ने पूरी जोर आजमाइश की हुई है। देहरादून का परेड ग्राउंड सोमवार को 2022 विधानसभा चुनाव के लिए एक बार फिर से ऐतिहासिक होगा।
इस बार साल की पहली चुनावी रैली आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के नाम होने जा रही है, जिसके लिए आप कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश भर से ऑटो यूनियन ने देहरादून में डेरा डालना शुरू कर दिया है। पार्टी का मानना है कि अरविंद केजरीवाल की रैली ऐतिहासिक होगी, जो पीएम मोदी और राहुल गांधी की रैली से भी बड़ी होगी, क्योंकि उन्होंने भीड़ के लिए जोड़ तोड़ नहीं किया है। देखिए, हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की रैली से तो है ही है। उसके लिए रणनीति ये है कि जनता अपने आप हमें संपर्क कर रही है, लोगों को भीड़ बुला के लाते हैं और हमारे पास जनता अपने आप आ रही है, क्योंकि जनता तंग हो चुकी है इनके कुशासन से, कुप्रबंधन से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑटो की इतनी बड़ी लंबी लाइन यहाँ से वहाँ लगी है, ये बुलाई नहीं गई है, अपने आप आई है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस पर चुटकी ले रहे हैं। दोनों ही पार्टी खुद से आम आदमी पार्टी को कंपटीशन न करने की नसीहत दे रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा कि हमसे कंपटीशन करेंगे या राहुल जी से कंपटीशन करेंगे, तो ये दूर की बात है। ये मैं समझता हूँ कि उनके बस की बात नहीं है। वो झूठ की दुकानें हमने देख लिया है कि किस तरह से उनकी रैलियों में जो मजदूर हैं उन्हें लाया जाता है, कि उन्हें टोपियां पहनाई जाती हैं और बाद में उन्हें खाना भी नहीं मिलता, उन्हें उनकी दिहाड़ी के पैसे भी नहीं मिलते। एक्सपोज हो चुकी है आम आदमी पार्टी और इस बार कुछ नया नहीं कर रही। बहरहाल सोमवार को आम आदमी पार्टी की रैली हिट होगी या फ्लॉप, ये तो कुछ घंटों बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि साल 2022 में पहली चुनावी रैली करने में अरविंद केजरीवाल बाजी मार ले गए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती शकलानी की रिपोर्ट। 60 पार सीट के लक्ष्य को साधने के लिए बीजेपी फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है। खासकर कैंडिडेट सिलेक्शन की प्रक्रिया को बीजेपी ठोक बजाकर आगे बढ़ा रही है। इसके लिए पार्टी 3 लेयर सिलेक्शन प्रक्रिया को अपना रही है। बीजेपी ने इस बार 60 पार सीट का लक्ष्य रखा है, जिसे हासिल करना असंभव नहीं तो आसान भी नहीं है। इसके लिए पार्टी कैंडिडेट सिलेक्शन में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। पार्टी 3 लेयर स्क्रीनिंग पर जोर दे रही है। कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए 150 से ज्यादा ऑब्जर्वर विधानसभाओं में जाकर राय मशवरा कर 3 नामों का पैनल तैयार करेंगे। साथ ही साथ विधानसभा प्रभारी उस विधानसभा में भेजे गए 2 प्रवासी कार्यकर्ता और विस्तारकों की रिपोर्ट भी नामों के सिलेक्शन में मुख्य भूमिका निभाएगी। ये लोग अलग से अपनी रिपोर्ट पार्टी संगठन को सौंपेंगे। इसके अलावा राज्य और केंद्र के लेवल पर कराया गया पार्टी का इंटरनल सर्वे भी कैंडिडेट के सिलेक्शन में अहम रोल निभाने वाला है। फीडबैक के अनुसार प्रदेश की जो चुनाव समिति होगी उसमें उन पर प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में डिस्कशन होगा। उसके बाद पैनल बनेगा और वो पैनल केंद्रीय संसदीय बोर्ड में जाएगा। उस पर केंद्रीय संसदीय बोर्ड विचार करने के बाद जिसको ठीक समझेगा उसको टिकट देगा। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया है। माना जा रहा है कि स्क्रीनिंग में अगर सिटिंग विधायक भी खड़ा नहीं उतरा तो उसका पत्ता भी साफ कर दिया जाएगा, यानी सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार पर ही दाव खेला जाएगा। देखेंगे कि राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के राजनीतिक दल होने के कारण जिताऊ मापदंड सबसे पहले होता है। जो जिताऊ होगा उसको टिकट दी जाएगी और वही मापदंड प्राथमिकता से होता है। स्क्रीनिंग की इस कड़ी प्रक्रिया और जिताऊ कैंडिडेट के पार्टी के स्पष्ट संदेश ने कई नेताओं की नींद उड़ा दी है। खासकर कई सिटिंग विधायकों की बेचैनी बढ़ गई है। हरिद्वार से पुलकित शुक्ला के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। विधानसभा चुनावों में इस बार यूकेडी भी पूरे जोर शोर से जुटी हुई है और भू कानून जैसे कई मुद्दे और युवाओं के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने में जुटी है। रिपोर्ट देखिए। 2022 के चुनावी रण से ठीक पहले उत्तराखंड में यूकेडी को युवा याद आने लगे हैं। भू कानून की उठी मांग के जरिए यूकेडी राज्य में चुनावों में जाने का मन बनाया है, तो भीमताल और नैनीताल पर युवा चेहरों के जरिए महिलाओं और युवा वोटरों को साधने की तैयारी है। इसके लिए हाल ही में नैनीताल में गेहलना के प्रधान सुभाष कुमार समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़कर यूकेडी में शामिल हुए।
तो वहीं भीमताल से सामाजिक कार्यकर्ता राहुल जोशी को पार्टी से जोड़ा गया है। लगातार जो हमारी सेवा चल रही है पूरे भीमताल विधानसभा क्षेत्र में, उनसे लोग प्रभावित हैं। लोगों का मन है कि जो आपने शिक्षा के लिए और रोजगार स्वरोजगार के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, खेती किसानी के लिए जो आपने काम किया है, जनता ने, महिलाओं ने खासकर मन बनाया रखा है कि हम इस बार बदलाव की बयार के लिए तैयार हैं। दरअसल नैनीताल सीट पर यूकेडी का वोट बैंक रहा है। इस सीट पर 2002 में यूकेडी से नारायण सिंह जंतवाल चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे, तो श्याम नारायण ने भी यूकेडी से पालिका अध्यक्ष का चुनाव जीता। वहीं भीमताल सीट पर भी यूकेडी का प्रभाव तो रहा है, लेकिन धीरे धीरे लोग बीजेपी और कांग्रेस से जुड़ गए। हालांकि अब पार्टी को भू कानून की उठी मांग के बाद युवा याद आ रहे हैं, तो पार्टी जनता से उम्मीद भी लगा रही है। इसलिए जुड़े हैं कि 21 साल का हिसाब किताब ले ले जनता, भाजपा से ले ले, कांग्रेस से ले ले। क्या हुआ? न हमारी राजधानी बनी, न हमारी बेरोजगारी के लिए कोई व्यवस्था हुई, न पलायन रोकने की कोई व्यवस्था हुई, न हमारा भू कानून बना। तो एक भी चीज़ ऐसी नहीं हुई है जिसकी कल्पना हमने राज्य बनाने के दौरान उस आंदोलन में की थी। बहरहाल चुनाव के वक्त याद आ रहे युवा कितना जोश चुनाव में भर सकेंगे, ये तो कहना अभी जल्दबाजी होगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। बीजेपी विधायक दिलीप रावत अपने लेटर बम के जरिए मंत्री हरक सिंह रावत पर लगातार हमलावर हैं और ऊर्जा और वन विभाग के कामकाज पर सवाल खड़े करते हुए दिलीप रावत सीधे तौर पर मंत्री पर तीखे हमले कर रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा है कि 2022 के चुनाव में जनता खुद जवाब देगी कि किसने क्या काम किया है, और लोग जवाब देंगे समय आने पर कौन क्या कह रहा है और किसने क्या काम किया है, ये जवाब समय पर लोग देंगे। देहरादून में यूपीसीएल में सीधी भर्ती को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। भर्ती में घोटाले का आरोप लगाकर कांग्रेस अब कोर्ट में जाने की बात कर रही है। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि प्रक्रिया में अगर कोई खामी होगी तो उसकी जांच की जाएगी। इसमें धरना प्रदर्शन हल्ला मचा रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी से भी हम इसमें जब बहुत जल्दी मिलने जा रहे हैं कि इन्होंने पैसे लेकर या कुछ लालच करके या भाई भतीजावाद करके उन भर्तियों को किया है। क्योंकि मेरी जानकारी भी नहीं है कि इस तरह का कोई उस पर दिक्कत हुई, और क्योंकि पूरा रिजल्ट खुल गया, पूरा उसमें सारी चीज़ें हो गई हैं, फिर भी मैं दिख पाता हूँ। देरी से मिल रही सैलरी को लेकर पेयजल निगम के कर्मचारी लगातार आंदोलनरत हैं और इसी कड़ी में रविवार को भी कर्मचारियों ने ऑफिस कैंपस में धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें देरी से सैलरी दी जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री से भी जल्द सैलरी देने का आश्वासन मिल चुका है, लेकिन अभी तक शासनादेश जारी न होने की वजह से कर्मचारी लगातार परेशान। पिछले 3 दिनों में जो सकारात्मक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिए हैं, उमेश शर्मा काऊ जी के द्वारा किए गए अनुरोध पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने समस्या का संज्ञान लिया है और उनके आश्वासन पे हमारा ये संयुक्त निर्णय है कि कल का कार्य बहिष्कार हम स्थगित कर रहे हैं 7 तारीख तक के लिए, और उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जल निगम, जल संस्थान दोनों के कार्मिकों को कोषागार से वेतन पेंशन देने का कल आदेश करेंगे। उत्तरकाशी के सरबडियार पट्टी इलाके के 8 गांव के लोग सड़क नहीं होने की वजह से कई किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र के लिए 2.5 किलोमीटर सड़क बनी तो है, लेकिन उसकी स्थिति काफी खराब है और ग्रामीणों की मांग है कि सरबडियार पट्टी के लिए 3 किलोमीटर सड़क जो स्वीकृत है उसे जल्द निर्माण कराया जाए। वहीं डीएम का कहना है कि सड़क का टेंडर हो गया है और जल्द ही सड़क बनाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। टिहरी झील को पर्यटन के क्षेत्र में पहचान दिलाने के लिए 1200 करोड़ का पैकेज दिया गया, जिससे टिहरी झील के आसपास के इलाकों को पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा। टिहरी झील को पर्यटन की दृष्टि से डेवलप किए जाने के लिए नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, जिसके तहत टिहरी झील वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के हब के रूप में उभरने लगी है और एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रही है, जिसको लेकर 2019 में केंद्र सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1200 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया है, जिससे टिहरी झील और आसपास के इलाकों को डेवलप किया जाएगा।
जिसके लिए सर्वे भी किया जा रहा है। उनका अंतिम चरण में चल रहा है। अब वो बना करके जल्दी ही यूटीडीबी और सचिव पर्यटन महोदय के वो प्रेजेंटेशन दिखाएंगे और सभी चीज़ों का उन्होंने समावेश कर दिया है और ठीक बना है, क्योंकि पहले भी आईपी ग्लोबल से इसका सर्वे हो चुका था और अंतिम चरण में उनका है और वो टीम लगी हुई है। अभी तक टिहरी झील पहुंचने वाले पर्यटक सिर्फ टिहरी झील में बोटिंग और कुछ वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स गतिविधियों का ही लुत्फ उठाते थे, लेकिन अब मेगा प्रोजेक्ट के तहत टिहरी झील में एरो और वाटर एक्टिविटी के साथ ही एडवेंचर पार्क सहित कई नए टूरिज्म डेवलपमेंट किए जाएंगे। हमारे इस प्रयास को उन्होंने अमली जामा बनाने का काम किया और आने वाले समय में टिहरी उत्तराखंड नहीं बल्कि विश्व का नंबर 1 डेस्टिनेशन होगा, जो उत्तराखंड के नौजवानों को यहाँ पर रोजगार की दृष्टि से बहुत कारगर साबित होगा। 1200 करोड़ का जो एक मेगा प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने जो मंजूरी दी है, यहाँ पर तो माननीय विधायक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इन सभी का हार्दिक धन्यवाद। और लगातार कहीं ना कहीं उस 12 करोड़ के पैकेज से जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, ऐसी हम संभावना देख रहे हैं। टिहरी में पर्यटन की संभावनाओं को तराशने के लिए मेगा प्रोजेक्ट के तहत डेवलपमेंट किया जाएगा, जिससे टिहरी झील पर्यटन की दृष्टि से विश्व मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी और साथ ही रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।